नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, कहानी चल रही है बेदर्दी दिल और इस कहानी के 5 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। दोस्तों, ये छठा पार्ट है। दोस्तों, इससे पहले के पाँचों पार्ट जब तक आप नहीं पढ़ेंगे कहानी में इंटरेस्ट नहीं आएगा, इसलिए पहले के पार्ट ज़रूर पढ़िएगा, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के लिंक में सारे पार्ट्स दिए हुए हैं। तो दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये है कि यदि आप में से कोई भी घर बैठ कर के जो कि हाउसवाइफ है या स्टूडेंट है या कोई ऐसा व्यक्ति है जो साइड इनकम जनरेट करना चाहता है, तो वो मुझे फॉलो कर सकता है। मेरे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप के चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जा कर के मुझे फॉलो कर सकता है और मैं वहाँ सारे इंस्ट्रक्शन आपको दे दूँगी। और ये कोई फ्रॉड नहीं है दोस्तों, ये एक एफ़िलिएट मॉडल है। ये कंप्लीट जानकारी आपको चैनल के थ्रू मिल जाएगी अगर आप चैनल जॉइन करते हैं तो। तो चलिए दोस्तों, तुरंत चैनल जॉइन कर लीजिए या फिर मुझे मेल भी कर सकते हैं। तो चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। आश्रम खोलने के लिए नम्रता दीदी ने मेरी बहुत मदद की। मेरे मन में यह समाज सेवा का जो भाव आया, इसमें नम्रता दीदी के व्यक्तित्व का काफ़ी प्रभाव था। उन्हें ही देखकर मैं समाज सेवा की ओर प्रेरित हुआ। रिया रितेश की सारी बात बहुत ध्यान से सुन रही थी और सोच रही थी कि आज भी समाज में अच्छे लोग हैं। उसने रितेश से पूछा, फिर डॉक्टर दीदी ने मेरे बारे में कैसे पता लगाया? रितेश बोला, नम्रता दीदी ने मुझे भरोसा दिया कि वह तुम्हारे बारे में अवश्य पता करेगी। फिर उन्होंने अपने यहाँ काम करने वाले कुशल भैया को किसी तरह काम करने के लिए तुम्हारे घर भेज दिया। किस्मत से जिसे तुम्हारे घर वालों ने काम पर रख लिया। कुशल भैया नम्रता दीदी के वहाँ ही काम करते थे। कुशल भैया की वजह से ही हमें तुम्हारे बारे में पता चला। उन्होंने तुम्हारे घर की सारी बातें हमें बताई। तब पहली बार हमें पता चला कि तुम शारीरिक नहीं मानसिक रूप से बीमार हो। मैं और नम्रता दीदी तुम्हारे बारे में सोच रहे थे कि किस तरह तुम्हारी मदद करें। तभी एक दिन तुम बाथरूम से गिर गई और तुम्हारे सर पर बहुत चोट आई थी। कपिल तुम्हें उपचार के लिए डॉक्टर के पास ले गया। तुम्हारे डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले ही कुशल भैया ने सारी बात नम्रता दीदी को बता दी थी। नम्रता दीदी और उनके पति दोनों डॉक्टर हैं। शहर में ज़्यादातर डॉक्टर एक दूसरे को जानते हैं। नम्रता दीदी के पति उस डॉक्टर को जानते थे जहां तुम्हें सर की चोट के उपचार के लिए कपिल लेकर गया था। उन्होंने उस डॉक्टर से मदद मांगी और उससे तुम्हारे बारे में सारी बातें बता दी। उन्होंने बताया कि तुम्हारी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और उनसे कहा कि जब तुम्हें उपचार के लिए उनके पास लाया जाए तो वह किसी तरह कपिल को तुम्हें नम्रता दीदी के वहाँ उपचार के लिए लाने के लिए कहे, ताकि तुम नम्रता दीदी के क्लिनिक पहुँच जाओ। उन्होंने हमारी मदद की। कपिल को तुम्हें नम्रता दीदी के क्लिनिक लाने में सलाह दी और कपिल उनकी बात मान भी गया और तुम्हें डॉक्टर नम्रता के क्लिनिक उपचार के लिए लेकर आया। इस तरह तुम नम्रता दीदी के क्लिनिक पहुंच गई और वहां तुम्हारा उपचार शुरू हुआ। तुम्हारी हालत देखकर डॉक्टर नम्रता को तुम्हारी बहुत चिंता होने लगी थी, क्योंकि तुम कुछ बोलती ही नहीं थी। जब कपिल से तुम्हारे बारे में पूछा गया तो वह झूठ बोल गया कि तुम्हारा स्वास्थ्य शादी के समय से ही कुछ ठीक नहीं था और धीरे धीरे वह बिगड़ता गया, जिसकी वजह से आज तुम इस हालत में पहुंच गई हो। जबकि मैं और नम्रता दीदी पहले से ही जानते थे कि तुम शादी से पहले बिल्कुल ठीक थी। तुम्हें कोई किसी तरीके की बीमारी नहीं थी। तुम्हारे उपचार में सुविधा हो इसलिए मैंने नम्रता दीदी को अपने और तुम्हारे बारे में सारी बातें बता दी कि किन हालातों में तुमने कपिल से शादी के लिए हाँ करी थी। शुरू में तुम अपनी गृहस्थी में सामंजस्य स्थापित कर चुकी थी। तब तुम खुश भी थी, क्योंकि मैंने तुम्हें खुद बच्चों के साथ खुश देखा था। तुम पूरे घर की जिम्मेदारी अच्छे से निभा रही थी। फिर इन सालों में ऐसा क्या हुआ कि तुम इस तरह की हालत में पहुंच गई? तुम कुछ बोलती ही नहीं थी और कपिल ने कुछ बताया नहीं। बच्चे और बाकी लोग तो कभी मिलने तुमसे आए ही नहीं। इसलिए हम इन बीच के सालों के बारे में कुछ नहीं जानते थे कि इन सालों में तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार हुआ। बस एक ही उपाय था तुम्हारे उपचार का कि तुम कुछ बोलो,
जिससे हमें तुम्हारे बारे में कुछ पता चल सके। इसलिए नम्रता दीदी ने तुम्हें अपने यहाँ भर्ती कर लिया था, जिससे वह हर समय तुम पर नज़र रख सके और वह इंतज़ार करने लगी कि तुम कुछ बोलो। रितेश ने रिया को बताया कि किस तरह उसने और डॉक्टर नम्रता ने मिलकर कुशल भैया को उसके घर काम करने के लिए भेजा, जिससे उन्हें उसके बारे में सारी जानकारी मिली और वह उसे डॉक्टर नम्रता के क्लिनिक में लाने में सफल रहे। रितेश बोला, रिया, तुम्हें हम नम्रता दीदी की क्लिनिक में ले तो आए थे, पर तुम्हारे उपचार में बहुत समस्या हो रही थी, क्योंकि तुम कुछ बोलती ही नहीं थी। हर समय बस शून्य को ताकती रहती थी। सारी समय कमरे में अकेली बैठी रहती थी। नम्रता दीदी बहुत परेशान थी कि तुम्हारा उपचार कैसे करे, क्योंकि हम ये जानते ही नहीं थे कि तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हुई। पिछले कुछ सालों में तुम्हारे साथ क्या हुआ, हम नहीं जानते थे। नम्रता दीदी पूरी कोशिश कर रही थी कि तुम कुछ बोलो। वह हर समय एक सेविका को तुम्हारे साथ ही रखती थी, जिससे उन्हें तुम्हारे पल पल की खबर मिल सके। उनकी कोशिश रंग लाई। एक दिन उनके बच्चों को खेलते देख तुम पहली बार बोली। तुम्हारे पहली बार बोलने पर नम्रता दीदी और मैंने दोनों ने राहत की सांस ली। अब नम्रता दीदी को कुछ उम्मीद बंधी कि अब तुम्हारा उपचार कर सकते हैं। धीरे धीरे तुम बोलने लगी, रोज़ कुछ ना कुछ बताती रहती, जिससे नम्रता दीदी को तुम्हारे उपचार में मदद मिलती थी। कुछ समय बाद तुम क्लिनिक में काम करने वाले लोगों से भी बात करने लगी और उनसे घुल मिल गई। धीरे धीरे तुम नम्रता दीदी से काफ़ी बातें करने लगी और अपने बारे में उन्हें बताने लगी। तुम जो भी नम्रता दीदी को बताती, वह सब मुझे बताती रहती। रिया, मैं हर रविवार तुमसे मिलने आता था, पर तुमसे कभी मिला नहीं, क्योंकि नम्रता दीदी कहती थी कि अगर मैं इस हालत में तुमसे मिला तो कहीं तुम पर उसका गलत असर ना पड़ जाए, जिससे तुम्हारे उपचार में और मुश्किल आ सकती थी। मैं सिर्फ तुम्हें दूर से देखकर ही वापस चला जाता था, पर मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। मुझे पूरी उम्मीद थी कि नम्रता दीदी के उपचार से एक ना एक दिन तुम अवश्य ठीक हो ही जाओगी। तब मैं तुमसे मिलूँगा। मैं उस दिन का इंतज़ार करने लगा और देखो आज वह दिन आ गया। तुम पूरी तरह से ठीक होकर मेरे सामने बैठी हो। रिया बड़े ध्यान से रितेश की सारी बातें सुन रही थी। रितेश की बातों के साथ उसे अपने पुराने दिन एक-एक करके चलचित्र की तरह आँखों के सामने घूमने लगे। उसने पिछले कई साल किस तरह गुजारे वह सब याद आते रिया की आँखों से आंसू बहने लगे और रितेश की आँखें भी नम हो गई। रिया की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। इतने समय में जो वेदना, जो दर्द वह अपने अंदर दबाए हुए थी, मानो वह सब आज बाहर निकलने को आतुर हो। रिया आज जी भर कर रो लेना चाहती थी, ताकि उसकी वेदना कुछ कम हो। इंसान अपना दर्द उसी के सामने बयां करता है, जिससे उसे उम्मीद हो कि वह उसके दर्द को समझेगा। आज रिया के साथ रितेश था, जो उससे प्यार करता था, और आज उसे पता चला था कि रितेश की वजह से ही आज वह उस कठिन दौर से बाहर निकल पाई है। रितेश की वजह से ही उसे यह नई ज़िंदगी मिली है। इसलिए आज रितेश के सामने उसकी सारी वेदना बाहर निकल कर आ रही थी। रिया बहुत देर तक रोती रही। रितेश उसे चुप करा रहा था और उसे समझा रहा था कि रिया, वह सब बीत गया है। अब तुम्हारे सामने एक नई ज़िंदगी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। रिया, पीछे मुड़कर नहीं, आगे देखो। तभी आश्रम का एक सेवक खाना लेकर आ गया। रितेश आश्रम में ही खाना खाने जाता था। जब उसे काम की वजह से देर हो जाती, तो आश्रम से कोई ना कोई उसके लिए खाना लेकर उसके घर आ ही जाता था। सब लोग उसे बहुत प्यार और सम्मान देते थे। वह भी सारे आश्रम वालों के साथ बहुत प्यार से बात करता था। उस सब सेवक ने दोनों का खाना मेज़ पर लगा दिया और उन्हें खाने के लिए बुलाया। तब तक रिया भी कुछ संभल गई थी। दोनों खाना खाने आ गए। रिया का मन अभी भी व्यथित था। उसका मन खाना खाने में नहीं कर रहा था। रितेश ने उसे टोका, रिया, रो बहुत ली हो, अब कुछ खाना खा लो। रिया ने किसी तरह थोड़ा सा खाना खाया।
खाना खाने के बाद रितेश रिया से बोला, बहुत रात हो गई है, तुम आज ही आई हो, बहुत थक गई होगी, तुम अब आराम कर लो, कल से तुम्हें काम भी शुरू करना है। फिर रितेश रिया को उसके कमरे तक छोड़ने आया। रिया आज बहुत थक गई थी, वह आज ही तो इतना लंबा सफ़र तय करके यहाँ आई थी। रिया सोने का प्रयास करने लगी, पर उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। रिया के मन में बार बार यही विचार आ रहे थे कि एक और वह लोग थे जो उसके अपने थे, जिनके लिए उसने अपने सपनों का गला घोंट दिया, अपना भविष्य कुर्बान कर दिया था। उन लोगों ने उस मुश्किल समय में उसका साथ छोड़ दिया, जब उसे उन सब की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। और उन्हीं लोगों की वजह से ही वो इस स्थिति में पहुंची थी। दूसरी ओर रितेश, जिससे उसका कोई रिश्ता नहीं था, उसे वह अपने परिवार की खुशी की खातिर छोड़कर चली गई थी। उसने हर पल उनका साथ दिया था, उसे उस कठिन परिस्थितियों से बाहर निकाला था, और अब उसे सब कुछ भूलकर एक नई जिंदगी की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित भी कर रहा था। रिया बहुत देर तक ऐसे ही विचारों में खोई रही। फिर उसे नींद आ गई। अगली सुबह वह जल्दी उठकर ऑफिस की ओर चल दी। आज उसका ऑफिस का पहला दिन था, इसलिए वह समय पर ऑफिस पहुंचना चाहती थी। आज रिया का ऑफिस में पहला दिन था, तो वह नहीं चाहती थी कि उसे देर हो या कोई भी गड़बड़ हो। रिया ठीक समय पर ऑफिस पहुंच गई। ऑफिस में पहुंचते ही एक सेविका रिया के पास आई और रिया से बोली, वसुधा दीदी, आइए, मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ। उसका रिया को वसुधा कहना पहले तो रिया को कुछ अजीब सा लगा, फिर उसे ध्यान आया कि यहाँ तो उसे सब इसी नाम से बुलाएंगे। अब उसे वसुधा सुनने की आदत डाल लेनी चाहिए। रिया उसके साथ चली गई। वह रिया को रितेश के बिल्कुल बगल वाले कमरे में ले गई और उससे बोली, वसुधा दीदी, यह आपका ऑफिस है। अगर आपको किसी भी चीज़ की आवश्यकता हो तो वह मेज़ पर रखी घंटी बजा दीजिएगा, कोई ना कोई आपके पास आ जाएगा। और वह दरवाज़ा बंद कर बाहर चली गई। रिया अपने कमरे का निरीक्षण करने लगी। उसका कमरा भी बिल्कुल रितेश के कमरे की तरह ही बना हुआ था। बाहर रितेश के दरवाजे पर लिखा था, आश्रम संचालक रितेश भैया। उसी तरह उसके दरवाजे पर लिखा था, आश्रम संचालिका वसुधा दीदी। रिया देख रही थी कि रितेश ने उसके आने से पहले ही सारी तैयारी कितने अच्छे से कर रखी थी। रिया कमरे को देख ही रही थी कि तभी रितेश एक सेवक के साथ वहां आया और रिया से बोला, ऑफिस पसंद आया वसुधा? रिया ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, ऑफिस तो मिल गया, पर मुझे काम क्या करना है? रितेश बोला, बहुत काम करना होगा। यहाँ आज तुम्हारा पहला दिन है, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। आज तुम पहले पूरा आश्रम देख लो, सब लोगों से मिल लो, फिर आगे की बात करेंगे। और फिर उस सेवक से बोला, किसी को वसुधा के साथ भेज दो, जो उन्हें पूरा आश्रम अच्छे से दिखा दे। फिर रिया एक सेविका के साथ आश्रम देखने चली गई। आश्रम काफ़ी बड़ा था। वहाँ बहुत से लोग थे। कुछ अपना वहाँ उपचार करा रहे थे, कुछ लोग वहाँ नौकरी करते थे, कुछ स्वयं सेवक भी थे जो बिना कोई पैसा लिए अपनी सेवाएं आश्रम को देते थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपनी दैनिक दिनचर्या में कुछ समय निकाल कर आश्रम आ जाते थे। रिया देख रही थी कि उसे वहाँ वसुधा को काफ़ी लोग जानते थे। फिर वह सेविका उसे रितेश के बगल वाले घर में लेकर गई। उसने रिया को बताया कि यह घर राधा जी का है, जो सबसे पहले इस आश्रम से जुड़ी और तब से यहीं रहती है। वह सेविका रिया को राधा जी के घर छोड़कर चली गई और रिया से बोल गई, दीदी, आप बातें करो, मैं बहुत कुछ देर में आपको लेने आ जाऊंगी। अभी मुझे कुछ काम है। रिया को देखकर राधा जी बोली, आओ वसुधा, बैठो। आज रितेश का इंतजार खत्म हुआ, आखिर तुम आ ही गई। रिया आश्चर्य से बोली, आप मेरे और रितेश के बारे में जानती हो? राधा जी बोली, हाँ, रितेश को मैंने अपना बेटा माना है, तो उसके बारे में सब कुछ जानना मेरा हक बनता है।
फिर राधा जी और रिया ने काफ़ी बातें करी। तब रिया ने राधा जी से पूछा, आप रितेश को कैसे मिली और कब से उनके साथ हैं? तब राधा जी ने रिया को बताया कि उनके पति एक सरकारी अधिकारी थे, उनके कोई बच्चा नहीं था, फिर भी वो दोनों बहुत खुश थे अपनी ज़िंदगी से। परिवार के और लोग उनके घर आते रहते थे, उन्हें कभी अकेलापन महसूस नहीं हुआ। पर भगवान को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक उनके पति को दिल का दौरा पड़ गया और उन्हें बचाया नहीं जा सका। उनके जाने के कुछ दिन बाद ही सबके असली चेहरे सामने आने लगे। ससुराल वालों ने पूरा घर ले लिया और वे चाहते थे कि पति की अकस्मात मृत्यु हो जाने से सरकार की ओर से जो पैसा मिलने वाला है, वह उन लोगों को दे दे। सबकी नज़र बस उस पैसे पर थी क्योंकि उनके कोई बच्चे नहीं थे। ऐसे ही में एक दिन वे पेंशन के कुछ काम से बैंक गई थी। वहाँ अकस्मात उनकी मुलाकात रितेश से हो गई। रितेश ने उनकी वहाँ बहुत मदद करी। तभी बातों ही बातों में रितेश ने उन्हें बताया कि वह एक आश्रम खोल रहा है, जहाँ गरीब और असहाय लोग रहकर अपना उपचार करा सकेंगे। वहाँ उनके लिए सारी सुविधाएं मुफ्त में होंगी। उस दिन रितेश की बातों से वह काफ़ी प्रभावित हुई, तो उन्होंने रितेश से उनका फ़ोन नंबर ले लिया। फिर वो रितेश से फ़ोन पर बातें करने लगी और उससे आश्रम के काम के बारे में जानकारी लेती रहती थी। उनके परिवार वाले पैसों के लिए उन पर जोर डालने लगे, पर वह उन लालची लोगों को अपने पति की मेहनत की कमाई नहीं देना चाहती थी। तब उन्होंने एक दिन रितेश से पूछा, क्या वह उनके आश्रम में आ सकती है? रितेश के हाँ कहने पर वे अगले ही दिन आश्रम आ गई और तब से यहीं रह रही हैं और यहाँ बहुत खुश हैं। उनको यहाँ इतने लोगों का प्यार मिल रहा है और साथ में एक बेटे का प्यार भी। रितेश एक बेटे की तरह ही उनकी देखभाल करता है। उन्हें यहाँ एक बेटा मिल गया और रितेश को माँ। हम दोनों एक दूसरे का पूरा ध्यान रखते हैं। जब रिया वापस जाने लगी तो राधा जी उनसे बोली, वसुधा, अब रितेश को छोड़कर मत जाना, वह शायद सहन नहीं कर पाएगा। वह वैसे तो बाहर से खुश दिखाई देता है, सबसे हंसता बोलता रहता है, पर मैंने उसकी आंखों में सूनापन देखा है। तुम्हारा नाम लेते ही उसकी आंखों में एक अलग चमक सी आ जाती है। इसलिए कह रही हूँ कि अब उसे कभी छोड़कर मत जाना। रिया राधा जी के घर से अपने ऑफिस के लिए आ गई और सोचने लगी कि रितेश उसे कितना प्यार करता है। क्या कोई किसी से इतना प्यार कर सकता है? रिया यह सब सोच ही रही थी कि तभी रितेश वहाँ आ गया और रिया से बोला, तुमने पूरा आश्रम देख लिया? किस किस से मिली तुम आज? रिया बोली, काफ़ी लोगों से, और राधा जी के साथ तो बहुत बातें हुई, वह बहुत अच्छी हैं। रितेश बोला, हाँ, वो बहुत अच्छी हैं, मेरा एक माँ की तरह ख्याल रखती हैं और इस आश्रम को बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है, वरना आज यह आश्रम शायद इस रूप में नहीं होता। रिया बोली, क्या मतलब? रितेश बोला, घर चलो, साथ में चाय पीते हैं और बाकी बातें वहीं करेंगी। रितेश रिया को बताता है कि राधा जी का इस आश्रम को बनाने में बहुत बड़ा योगदान है। राधा जी ही हैं जो सबसे पहले इस आश्रम से जुड़ी और राधा जी ने उन्हें जो उनके पति के ऑफिस से पैसे मिले थे, सारे इस आश्रम को दान में दे दिए। मैंने उन्हें मना भी किया तो वह बोले, मुझे इन पैसों की क्या करना है, वैसे भी मैं ये सारे पैसे अपने परिवार वालों को ही देने वाली थी, पर उन लोगों के लालची व्यवहार के कारण मुझे अब उन्हें देने का मन नहीं है। मैं अपने पति के मेहनत के पैसे उन लालची लोगों को नहीं देना चाहती हूँ। अगर ये सारे पैसे किसी नेक काम में खर्च हो जाएं, तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। मेरे खर्चे के लिए तो उनकी जो पेंशन मुझे मिलती है, वही काफ़ी है। मैं अकेली हूँ, आश्रम में ही रहना चाहती हूँ। यहाँ मैं तुम्हारे काम में तुम्हारी मदद भी कर दूँगी। तब से वे यहीं रहती हैं और हम दोनों के बीच एक रिश्ता भी बन गया है, माँ बेटे का। रिया ने रितेश से पूछा, तुमने उन्हें हमारे बारे में सब कुछ बताया है? रितेश बोला, हाँ, राधा जी मेरे साथ आश्रम में ही रहने लगी। वह एक माँ की तरह मेरा ख्याल रखती थी।
मेरे कमरे में तुम्हारी फ़ोटो देखकर उन्होंने एक दिन मुझसे पूछ लिया, इसका नाम क्या है? मैंने उन्हें तुम्हारा नाम बता दिया। वह बोली, बहुत प्यार करते हो उससे? मैंने हाँ में सिर हिला दिया। तो वह बोली, यह आश्रम उसी के नाम पर बनाया है। फिर मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया। तब उन्होंने मुझे कहा, इस आश्रम का नाम भी तुमने रिया के नाम पर रखा है। तुमने रिया की बहुत सी फ़ोटो भी अपने कमरे में लगा रखी हैं। जब कोई तुमसे उन फ़ोटो के बारे में पूछेगा तो तुम उन सबको उसका नाम रिया ही बताओगे, तो लोगों को कुछ अजीब लगेगा। अब आश्रम का नाम तो बदल नहीं सकते हैं क्योंकि सारे कागज़ों में यही नाम है। तो हम रिया को ही एक नाम दे देते हैं। अब वह तो यहाँ है नहीं, उसके बारे में कोई जानता भी नहीं है। तब से मैं सबको तुम्हारा नाम वसुधा ही बताता हूँ। ये नाम भी तुम्हें राधा जी ने ही दिया है। अब रिया को सारी बात समझ में आ गई थी कि उसे वसुधा के नाम से यहाँ सारे लोग पहले से कैसे जानते हैं। तब रिया ने रितेश से पूछा, तुमने आश्रम का नाम मेरे नाम पर क्यों रखा? रितेश बोला, रिया, तुम तो मुझे छोड़कर चली गई। तब मैं बहुत उदास और अकेला हो गया था। बस मेरे पास एक तुम्हारा नाम ही था, तुम नहीं थी। इसलिए मैंने तुम्हारे नाम को ही अपना सहारा बना लिया और इस आश्रम का नाम तुम्हारे नाम पर मात्र रिया आश्रम रख दिया। रिया बोली, तो मेरे तलाक के बारे में भी तुमने ही डॉक्टर दीदी को कहा होगा? रितेश बोला, नहीं, मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। मैं तो बस तुम्हें स्वस्थ और खुश रखना चाहता था। जब तुम नम्रता दीदी के वहाँ उपचार से काफ़ी ठीक हो गई, तो एक दिन नम्रता दीदी ने मुझसे कहा, रितेश, रिया अब काफ़ी ठीक हो गई है, वह ज़्यादा दिन तक अब यहाँ नहीं रह पाएगी। तब मैंने नम्रता दीदी से कहा कि परेशानी क्या है, वह ठीक होकर अपने घर चली जाएगी। तब नम्रता दीदी ने मुझे बताया, अब उन लोगों को रिया की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई उससे मिलने भी नहीं आता है। मैंने कपिल से कई बार फ़ोन पर रिया के बारे में बात करी। उसे रिया के उपचार से कोई मतलब नहीं है। वह बस उपचार के पैसे जमा कर अपनी जिम्मेदारी निभा देता है। उसे रिया से कोई मतलब नहीं है। अगर ऐसी हालत में रिया वापस उस घर में गई तो शायद फिर से अवसाद से गिर जाए, और ऐसा हुआ तो उसका दोबारा ठीक होना मुश्किल हो जाएगा। तब मैंने उससे पूछा, तो हमें क्या करना चाहिए? तब उन्होंने मुझे बताया कि रिया को कपिल उस घर में रखना ही नहीं चाहता। तो ऐसे में रिया को कपिल से अलग होकर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करनी चाहिए। उसे कपिल से तलाक ले लेना चाहिए, जिससे वह इस बंधन से आज़ाद हो जाएगी और अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सकेगी। फिर उन्होंने ही कपिल से तलाक की बात की, तो वह भी तलाक के लिए राज़ी हो गया और इस तरह तुम्हारा तलाक हो गया। नम्रता दीदी ने ही मुझे समझाया कि रितेश, रिया की खुशी तुम्हारे साथ में ही है। तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो और नियति ने तुम्हें साथ रहने का दूसरा मौका दिया है। तुम्हें इसे गंवाना नहीं चाहिए और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करनी चाहिए। रिया, नम्रता दीदी ने हमेशा एक बड़ी बहन की तरह मेरी सहायता की है। तुम आज स्वस्थ होकर यहाँ खड़ी हो, यह सब नम्रता दीदी की वजह से ही हो पाया है। रिया, जब तुम पूरी तरह स्वस्थ हो गई तो उन्होंने तुम्हें नौकरी के बहाने यहाँ भेज दिया और इस तरह तुम इस आश्रम में पहुँच गई। रिया बोली, रितेश, तुमने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। मैं तुम्हारे इन एहसानों का बदला कभी नहीं चुका सकती हूँ। मैं आज बस तुमसे माफ़ी मांग सकती हूँ कि मैं तुम्हारे बारे में बिना सोचे समझे तुम्हारे प्यार को छोड़कर चली गई थी। शायद मुझे यह उसी की सज़ा मिली है। रितेश, मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। रितेश बोला, नहीं रिया, तुमने कोई गुनाह नहीं किया। अपने परिवार के बारे में सोचना कोई गलत नहीं होता। मैंने इसके लिए तुम्हें कभी दोष नहीं दिया, बल्कि उस दिन से तो मेरी नज़रों में तुम्हारे लिए प्यार और सम्मान बहुत बढ़ गया। आज से रिया की नई ज़िंदगी की शुरुआत हो गई थी। वह आश्रम में बहुत खुश थी और
बहुत मन लगाकर काम कर रही थी। वह अक्सर राधा जी के पास चली जाती थी। उसे वहाँ बहुत अच्छा लगता था। आश्रम में सब उसे वसुधा के नाम से बुलाते थे। धीरे धीरे रिया को वसुधा नाम सुनने की आदत पड़ गई और वह रिया से वसुधा दीदी बन गई। रिया से वसुधा दीदी बन गई, जो मात्र रिया आश्रम की संचालिका है। धीरे धीरे वसुधा ने आश्रम का सारा काम सीख लिया। उसके आने से रितेश को आश्रम के काम में बहुत मदद होने लगी। वसुधा के आने से रितेश की आंखों का सोनापन भी कम हो गया। वह खुश था कि उसके प्यार की जीत हुई। तभी तो वह रिया को उस भयंकर अवसाद के दौर से बाहर निकालने में कामयाब हुआ। वसुधा और रितेश बहुत खुश थे, पर राधा जी को अभी भी शायद किसी बात का इंतजार था। वह वसुधा को रितेश की दुल्हन के रूप में देखना चाहती थी। वह रितेश को अपना बेटा मानती थी। और एक माँ क्या चाहती है? अपने बच्चे की खुशी। राधा जी भी यही चाहती थी। उन्होंने कुछ समय तक इंतजार किया, पर जब दोनों की ओर से इस बात पर कोई पहल नहीं हुई, तो उन्होंने खुद ही इस बारे में दोनों से बात करने की सोची। फिर एक दिन राधा जी ने रितेश से इस बारे में बात की और उससे कहा, बेटा अब तुम्हें वसुधा से शादी कर लेनी चाहिए। तो रितेश ने उनसे कहा, मैं वसुधा पर कोई दबाव नहीं डालना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि उसे ऐसा लगे कि मैंने उसे पाने के लिए उसकी मदद करी है, जबकि ऐसा नहीं है। मैंने सिर्फ उसकी मदद उसे अवसाद से बाहर निकालने के लिए की है। मैं चाहता हूँ कि वह खुद इस रिश्ते के लिए तैयार होए, तब मैं उससे इस बारे में बात करूँगा। रितेश की बात सुनकर राधा जी ने वसुधा से बात करने की सोची। एक दिन उन्होंने वसुधा को बुलाकर कहा, सुधा, अब तो तुम पूरी तरह स्वस्थ हो गई हो और अपनी नई जिंदगी में आगे भी बढ़ गई हो। रितेश भी तुम्हारी ओर से अब निश्चिंत है, तो मैं चाहती हूँ अब रितेश भी अपना घर बसा ले। तो रिया बोली, हाँ, मैं भी यही सोच रही थी कि रितेश को भी अब शादी कर लेनी चाहिए। उसको भी तो एक जीवन साथी की आवश्यकता है। तब राधा जी ने वसुधा से कहा, मैंने भी उससे यही कहा, पर उसने कोई सही सही जवाब नहीं दिया। वसुधा, मुझे लगता है वह किसी लड़की को पसंद करता है, पर पता नहीं क्यों उससे बात नहीं कर पा रहा। तुम उसकी बहुत अच्छी दोस्त हो, तो मैं चाहती हूँ कि तुम रितेश से इस बारे में एक बात ज़रूर करो, जिससे मुझे उसके मन को टटोलने में मदद मिले। वसुधा बोली, राधा जी, अगर ऐसी बात है तो मैं मौका देखकर उससे बात करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। राधा जी सीधे वसुधा से शादी की बात नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वह जानती थी कि वसुधा के दिल में क्या है। पहले रिया रितेश से बहुत प्यार करती थी, पर इतने सालों में बहुत कुछ बदल गया था। आज वसुधा के मन में क्या है यह जानना भी बहुत ज़रूरी था। इसलिए उन्होंने वसुधा से रितेश से बात करने के लिए कहा था। अगले दिन शाम को सारा काम खत्म कर रितेश और वसुधा रोज की तरह साथ में चाय पी रहे थे, तो वसुधा ने रितेश से कहा, रितेश, एक बात पूछूं? सच सच जवाब दोगे? रितेश बोला, हाँ पूछो, सच बोलूँगा। दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं रोकते हैं। मिलते हैं एक और पार्ट में। तब तक के लिए ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आती है तो लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।